हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट्स, ख़त्म करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो एसी सर्किट्स में हम लोगों का टॉपिक बचा हुआ था पावर एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट। बट वो करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक डिफरेंस देखते हैं रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बीच में। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, देखो रिएक्टेंस मतलब वही एक्सएल एक्सी, ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका भी यूनिट ओम होता है, एक्सएल एक्सी का भी यूनिट ओम होता है। ठीक है, एक्सएल का फॉर्मूला होता है एल ओमेगा, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/c ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू आप पुट कर सकते हो 2πf, तो ये हो जाएगा 2πfl और ये हो जाएगा 2πfc। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, रिएक्टेंस मतलब क्या होता है? रिएक्टेंस करता क्या है बेसिकली, ये क्या करता है, करंट को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, खाली करंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, बाकी कुछ और नहीं करता है। मतलब रिएक्टेंस के केस में ये अपनी तरफ से कुछ प्रोड्यूस करता है जिसके कारण करंट रिड्यूस हो जाता है, बट इसमें हीट नहीं जनरेट होती। ठीक है, हीट नहीं जनरेट होती। क्यों? बिकॉज इसमें रेजिस्टिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें रिएक्टिव प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे आपको कोई मारने आ रहा है, ठीक है, तो आपको मारने आ रहा था, आपने उसको मार दिया, तो बेसिकली आपने रिएक्ट किया। ठीक है, बट आपको वो मारने आ रहा था, आपने ऐसे करके रोका, तो आपने क्या किया, रेजिस्ट किया। दोनों डिफरेंट है, रिएक्ट और रेजिस्ट। जैसे मैंने किसी को मारा, उसने मुझे मार दिया, तो मेरी मारने की जो पावर थी वो कम तो हुई, मतलब मैंने उसको मारा, उसने मेरे को मारा, तो कुछ पावर कट हुई, लेकिन वो रेजिस्टिव नहीं है, वो रिएक्टिव है। और इसमें क्या होती है, इसमें रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसमें हीट जनरेट होती है। ठीक है, हीट इज जनरेटेड, क्योंकि ये क्या करता है, बेसिकली रेजिस्ट करता है। इसमें क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके उस चीज़ को वो कम करता है, और इसमें क्या करता है, उसको रोक देता है। ये तो दोनों डिफरेंट है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। बाकी फॉर्मूला वगैरह डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ सकता है, तो एक येलो टेबल बना के आपको दिया गया है, उसको थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना। चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है पावर इन एसी सर्किट। तो खटाखट कंप्लीट करते हैं, पावर इन एसी सर्किट्स। ठीक है, ओके, पावर इन एसी सर्किट्स। सबसे पहले हम देखेंगे, अच्छा पावर डीसी सर्किट में क्या होता है, पावर इन डीसी क्या होता है बताओ। डीसी के केस में पावर होता है EI, या फिर P इक्वल टू होता है EI या फिर I²R, और हीट एनर्जी क्या होती है, I²RT। टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो पावर को, तो हीट एनर्जी आ जाती है, तो EIT कर दो या फिर I²RT कर दो, ये होती है हीट एनर्जी। ठीक है, बेसिकली हम लोग I²RT ही यूज़ करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ ही हम लोग हीट एनर्जी को निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं रजिस्टर सर्किट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर देखते हैं इन रजिस्टर सर्किट, पावर इन प्योर रजिस्टर सर्किट। ओके, तो हमें ये पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, EI होता है। ठीक है, तो ये हो गया E0 साइन ओमेगा टी, ERMS और IRMS बेसिकली। ठीक है, और I0 साइन ओमेगा टी पता है ना, ये तो P इक्वल टू हो गया ERMS इंटू IRMS। अब हमें ये चीज़ पता है कि ERMS जो होता है वो होता है E0 साइन ओमेगा टी, और जो IRMS होता है वो भी होता है I0 साइन ओमेगा टी। तो P इक्वल टू क्या आ गया, E0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या आ गया, P इक्वल टू आ गया E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बेसिकली ये कौन सी पावर है, ये पावर है आपकी इंस्टेंटेनियस। ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, t बराबर 2t पे, t बराबर t/4 पे, t बराबर π/4 पे, जहाँ भी आप निकालना चाहो वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर। मुझे क्या चाहिए, मुझे एवरेज पावर चाहिए, तो P एवरेज क्या हो जाएगा मेरा, सारे इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज। तो P इंस्टेंटेनियस कहाँ से कहाँ तक, एक साइकिल का ले लो, तो 0 से t तक का अपॉन इंटीग्रेशन किसका, dt का, 0 से t तक का। समझ गए ना ये dt क्यों आ रहा है, एवरेज ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिकली एवरेज पावर निकालने का क्या तरीका है, आप हर एक मोमेंट की इंस्टेंटेनियस पावर लेके उसका मीन निकाल दो। बट हर एक मोमेंट की इंस्टेंटेनियस पावर लेके उसका मीन निकालना तो आसान नहीं है, इंटीग्रेट कर दो। 0 से लेकर t टाइम पीरियड तक की जितनी इंस्टेंटेनियस पावर है सबको इंटीग्रेट कर दो, तो 0 से लेकर t तक जितनी इंस्टेंटेनियस पावर है सबको इंटीग्रेट कर दो। एवरेज निकालना था तो अपन जितने टाइम के लिए कर रहे हो उसे भी इंटीग्रेट कर दो, तो dt को भी इंटीग्रेट कर दिया, एवरेज आ गया। तो ठीक है, तो P एवरेज इक्वल टू, ओके हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो ठीक है,
पी एवरेज इक्वल टू पी इंस्टेंटेनियस की यहाँ पे वैल्यू डाल दो 0 से t। पी इंस्टेंटेनियस कितना है, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, पी इंस्टेंटेनियस की जगह आपने वैल्यू डाली और डी टी आगे आया और नीचे डी टी का इंटीग्रेशन कैपिटल टी हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ई नॉट आई नॉट बाई टी बाहर ले लो और अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को फिर से डबल एंगल में चेंज करो। तो पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर में हम लोग कर रहे थे, तो बताना पड़ेगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। थीटा क्या है, ओमेगा टी है, अपॉन में आ गया 2 और यहाँ पे है डी टी। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो, 0 से लेकर टी तक। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट डाल दी मैंने कैपिटल T। cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, लिमिट डाल देता हूँ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, अब आपको पता है ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, तो 4 पाई तो ये 0 ही हो जाएगा, पता है ना आपको। तो ये हो गया ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये आ गया आपका एवरेज पावर। ठीक है, ई नॉट आई नॉट बाय 2। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को √2 इंटू √2 लिख लेता हूँ। तो ये आ गया ई नॉट आई नॉट अपॉन √2 इंटू √2, ये आ गया आपका एवरेज पावर। ठीक है, अब आपको पता है ई नॉट बाय √2 होता है ई आर एम एस, आई नॉट बाय √2 होता है आई आर एम एस। तो एवरेज पावर की फाइनल वैल्यू हो गई ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इन प्योर इंडक्टर सर्किट। दैट्स इट। यहीं से तो शुरू भी हुए थे हम, यहीं से शुरू हुए थे, यहीं आ गए, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये एवरेज पावर ही तो लिखा हुआ है। इंस्टेंटेनियस पावर ये होता है, और ये हमने क्या लिखा था, ये हमने एवरेज पावर लिखा था। एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इंस्टेंटेनियस पावर ओमेगा टी वाले टर्म्स में, है ना। आसान था, कोई दिक्कत आई होप नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये पता चला ना, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा तो साइन 4 पाई 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, बचा सिर्फ ये। अच्छा, एक चीज़ देखो यहाँ पे कि P इक्वल टू आया ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हुआ। क्यों, क्योंकि ये T पर देखो डिपेंडेंट है। T इक्वल टू 0, T इक्वल टू कैपिटल T, T इक्वल टू कैपिटल 2T, आपकी मर्जी है। एवरेज इंस्टेंटेनियस पावर है। एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया, सारे इंस्टेंटेनियस पावर को 0 से T में जितने इंस्टेंटेनियस पावर थे सबको इंटीग्रेट कर दिया और नीचे वेरिएबल को भी इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर है। जितने इंस्टेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं एवरेज, जितने टाइम के लिए हम एवरेज निकाल रहे हैं उसको भी इंटीग्रेट कर दिया dt टाइम के लिए 0 से t। ठीक, ये इंटीग्रेट किया हमने, साइन स्क्वायर t को डबल एंगल लगाया तो 1 माइनस cos 2 इस तरीके से आ गया। तो एवरेज पावर इन एसी सर्किट में, प्योर रजिस्टर सर्किट में कितनी होती है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस होती है। क्लियर। चलो अभी हम लोग निकालेंगे एवरेज पावर इन इंडक्टर सर्किट। इंटीग्रेशन आएगा भाई, मैथमेटिकल चैप्टर मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, प्योर इंडक्टर सर्किट में हम क्या करते हैं, एवरेज पावर निकालते हैं। देखते हैं क्या आसान है, वैसे तो आसान ही है बट मेरे लिए आप सभी का पता नहीं। अच्छा देखो, इंटीग्रेशन थोड़ा भारी हो जाएगा आपकी बात। ठीक है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप लोग हिम्मत रख के बैठें। ओके, तो प्योर इंडक्टर सर्किट, इंडक्टर सर्किट मतलब पता है ना, ये है आपका प्योर इंडक्टर सर्किट। दूसरा, तो इसमें P जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम ई आई, है ना। तो P इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी और I आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, याद है ना, I का इक्वेशन क्या था इंडक्टर सर्किट में, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। भूल तो नहीं गए, आई होप नहीं भूले हो। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, तो ये हो गया ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन माइनस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या है, ये पूरा का पूरा आपके लिए थीटा है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो गया माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब t बराबर किसी भी मोमेंट पे आपको पावर चाहिए तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एवरेज पावर चाहिए, है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 2 ई नॉट, ज़रूरत है
अभी करें बाद में करते हैं चलो। तो पी एवरेज कैसे आएगा, पी एवरेज आएगा इंटीग्रेशन 0 से t तक पी इंस्टेंटेनियस का dt और नीचे 0 से लेकर t तक dt। आसान आसान। तो पी एवरेज आ जाएगा माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन कॉस ओमेगा टी डी टी अपॉन टी। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट डालो t माइनस 0। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन था, 0 से लेकर t तक। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ई नॉट आई नॉट 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी और नीचे आ जाएगा 2t 0 से लेकर t। ठीक है, बेसिकली ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मैंने इसके साथ ले लिया और नीचे वाला 2 मैंने यहाँ दे दिया। देखो ना, अरे यार 2 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो एंड में तो यही क्वेश्चन बच रही है। सही है ना, क्यों किया शायद आप समझ गए हो, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो ये देखो बाहर कर लो, ई नॉट आई नॉट बाय 2t को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन के अंदर बचा 0 से लेकर t, माइनस को अंदर ले लो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस ई नॉट आई नॉट बाय 2t। ठीक है, अब देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, अच्छा लिमिट्स भी डालनी है ना, तो मैं लिमिट्स अभी नहीं डालता हूँ, अभी मैं ऐसे इंटीग्रेट करता हूँ। साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस, तो ये माइनस और ये माइनस मैंने बाहर ले लिया था। देखो ये माइनस कौन सा माइनस है, ये वाला है। फिर साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो एक और माइनस आएगा, माइनस कॉस वाला, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ये आया ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t। अब लिमिट्स डालता हूँ मैं, कहाँ से कहाँ तक लिमिट्स डालनी है, 0 से लेकर t तक, है ना, 0 से लेकर t तक लिमिट्स डालनी है। मैं डालता हूँ यहाँ पे कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा माइनस कॉस 0 अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, ओमेगा t इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा t इक्वल टू होता है 2 पाई। तो कॉस 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, कॉस 3 पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 4 पाई की वैल्यू होती है 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ये हो गया ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ओमेगा t की जगह मैंने लिखा 2 पाई, तो 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, कॉस 4 पाई की वैल्यू 1 अपॉन 2 ओमेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 अपॉन 2 ओमेगा। तो ये पूरा हो गया 0, तो ये पूरा हो गया 0, तो पी एवरेज क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसमें इंस्टेंटेनियस पावर तो है कुछ, लेकिन एवरेज पावर 0 है। क्यों, सोचो थोड़ा सा, सोचो इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है ये। एवरेज पावर क्यों 0 आया, आ तो गया, मैथमेटिकल टर्म है, आ गया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है, अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। पोपट है। अच्छा देखो, एवरेज पावर इसलिए 0 आया क्योंकि लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि रेजिस्टेंस के केस में हीट प्रोड्यूस होता है, रिएक्टेंस के केस में करंट तो वो कम कर देता है रिएक्ट करके, लेकिन हीट नहीं प्रोड्यूस होता, उसमें हीट नहीं प्रोड्यूस होता। तो अगर हीट ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो पावर नहीं आएगा। इसके साथ हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि पावर जनरेट होने के लिए हीट का जनरेट होना जरूरी है। अगर हीट ही नहीं होगी तो पावर भी उसमें नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन यही है कि व्हेन हीट इज प्रोड्यूस्ड देन पावर इज जनरेटेड एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, हेंस इन द केस ऑफ इंडक्टर एंड इन द केस ऑफ कैपेसिटर एवरेज पावर इज 0। तो तुमने इंडक्टर में निकाला, यहाँ भी एवरेज पावर 0 है, वहाँ पे भी एवरेज पावर 0 आएगा। क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, कुछ खास नहीं जरूरी। पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर के न्यूमेरिकल्स, इससे सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आएंगे और कुछ नहीं। आ जाओ, कैपेसिटर सर्किट में भी थोड़ी सी हम लोग पागलगिरी कर देते हैं, यही करना है उसमें भी। आ जाओ कैलकुलेट करें, प्योर कैपेसिटर सर्किट, उसमें भी एवरेज पावर 0 ही आएगा, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। क्यों, क्योंकि आना तो चाहिए ना, पता है भाई, पता तो बहुत कुछ होता है। तुम्हें ये भी पता है कि दुनिया में सारे नंबर्स का अगर सम करेंगे तो -1/12 आता है, नहीं पता था? अच्छा, बड़े महान है यार तुम। पर प्रूफ उसको कैसे करोगे, नहीं पता है ना। खैर मुझे पता है, क्या मतलब, मुझे ये 6th स्टैंडर्ड से पता है। आ जाओ बात करें प्योर कैपेसिटर सर्किट की। प्योर कैपेसिटर सर्किट, हाँ, वही सर्किट जिसमें ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट जब भी दिया जाता है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की। तो कभी भी आपको अल्टरनेटिंग करंट का अगर क्वेश्चन देगा तो उसमें रेजिस्टेंस वगैरह नहीं, वो फ्रीक्वेंसी देता है उसकी। ठीक है, अच्छा, प्योर कैपेसिटर सर्किट, तो इस केस में E इक्वल टू होता है E नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, और साइन ओमेगा टी प्लस π/2 क्या होता है, कॉस ओमेगा टी हो जाता है। ठीक है, ओके, तो P इक्वल टू क्या होता है, EI।
ई की जगह वैल्यू डाल दो ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये आपकी हो गई इंस्टेंटेनियस पावर। पी एवरेज आपको कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेशन कर दो 0 से टी तक, पी इंस्टेंटेनियस डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी 0 से लेके टी तक, है ना। अब पी की वैल्यू डाल दो, तो पी एवरेज इक्वल टू आ जाएगा इंस्टेंटेनियस की जगह ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और नीचे मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो नीचे आ गया टी, यहाँ पे 0 से टी। अब मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो ई नॉट आई नॉट बाई 2t मैं बाहर ले लेता हूँ, वो अंदर बचेगा ई से लेके टी 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, ई नॉट आई नॉट बाई 2t, तो ई नॉट आई नॉट बाई 2t यहाँ पे आ जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, ठीक है, ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक। तो अगेन आप करोगे तो 0 से लेकर टी तक अगेन ये 0 हो जाएगा, तो पूरा फिर से 0 हो जाएगा। आप बोलोगे इस माइनस का क्या, अरे ये माइनस तो बाहर है ना उसके, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है, तो इस 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही तो होगा, तो पी एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज पावर इन कैपेसिटर सर्किट इज ऑल्सो 0। क्या एलआरसी सर्किट में भी पावर 0 होगी ना, उसमें रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के कारण कुछ तो पावर होगी, लेकिन कितनी होगी वो हमें नहीं पता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक के लेक्चर में हमने इतनी चीज़ें समझ ली है कि पावर तब प्रोड्यूस होता है जब हीट प्रोड्यूस हो, और रिएक्टेंस के केस में हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, तो पावर इसलिए 0 होता है। रजिस्टर के सर्किट में पावर होता है ERMS इंटू IRMS या ई नॉट आई नॉट बाई 2, और रजिस्टर और कैपेसिटर के सर्किट में एवरेज पावर 0 होता है। इतनी चीज़ें हमने अभी तक सीख ली हैं। अभी हम लोग सीखते हैं पावर इन LRC सर्किट। चलिए अभी हम लोग देखते हैं फॉर द केस ऑफ एवरेज पावर इन LRC सर्किट। LRC सर्किट मतलब उसमें तीनों चीज़ें होंगी। तो LRC सर्किट के केस में आप जानते हो कि E का इक्वेशन तो सेम होता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट I का इक्वेशन चेंज हो जाता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई आता है ना। तो P इक्वल टू होता है ई आई, वैल्यू डाल दो, E की जगह डाल दो ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I की जगह डाल दो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ठीक है, तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस चीज़ को एक्सपांड करके मैं यहाँ लिखता हूँ, साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस, बट यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ओपन कर दो ब्रैकेट, तो ये हो गया ई नॉट आई नॉट। पहले क्या किया हमने, ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट इनको अलग करके यहाँ लिखा। ठीक है, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ लिखा, फिर इसको ब्रैकेट में डाला और यहाँ पे वैल्यूज लिखी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ जब ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे आया साइन ओमेगा टी कॉस फाई, फिर प्लस माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, बट ध्यान से देखो, तो ये हो गया ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर इन LRC सर्किट। मतलब अगर मैं आपसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछूं एट टी बराबर 0 तो आप ये इक्वेशन यूज़ करोगे। हालांकि पूछेगा नहीं, टेंशन मत लो, पूछ भी लिया तो क्या दिक्कत है यार, ये पता है ना तुम्हें, तो ये डिराइव नहीं कर लोगे ना। अच्छा, पी एवरेज कैलकुलेट करते हैं। पी एवरेज का फॉर्मूला वही हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से टी पी इंस्टेंटेनियस डी टी अपॉन 0 से टी डी टी। तो वैल्यूज़ मैं यहीं से डालना शुरू करता हूँ, 0 से टी। पे इंस्टेंटेनियस की जगह वैल्यूज़ डालो, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा टी और यहाँ पे क्या आएगा डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को तोड़ो, कहाँ से कहाँ तक, ये डी टी तक यहाँ तक तोड़ दो और यहाँ से यहाँ तक तोड़ दो, है ना। देखो पी एवरेज क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से टी ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी प्लस माइनस, और नीचे जो टी था उसको मैंने बाहर ले लिया 1/t करके। ठीक है, प्लस माइनस इंटीग्रेशन 0 से टी,
ठीक है, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। अब अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो यहाँ पे फाई वाले टर्म्स कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेट हम डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बाकी तो कांस्टेंट है ना। तो कॉस फाई बाहर निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कॉस फाई बाय टी बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर 0 से टी ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस माइनस, यहाँ भी टी देखो बाहर है, तो 1 बाय टी बाहर और साइन फाई बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा 0 से टी ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ठीक है। अब ई नॉट आई नॉट भी बाहर ही ले लेते हैं, कांस्टेंट है ना। तो ई नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाई अपॉन टी 0 से टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी अपॉन 2, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, उस 2 को यहाँ बाहर ले लिया, ठीक है। 0 से टी, ध्यान से देखो, ई नॉट आई नॉट बाहर, साइन फाई बाहर, नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी कर रहा हूँ, तो ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, अंदर क्या क्या बचा है, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता ही है कि भाई ये बनेगा साइन 2 ओमेगा टी, फिर साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम इतने देर से 0 करते आ रहे हैं, तो ये भी 0 ही होगा, तो आप कैलकुलेट कर लेना चाहिए, तो बाकी ये तो 0 होगा। तो हमें सिर्फ इस टर्म पे ध्यान देना है अब, ठीक है। तो मैं ये चीज़ रफ कर रहा हूँ, कर दूँ? ओके, थैंक यू सो मच, रफ कर रहा हूँ, चलेगा ना। देखो तो पी एवरेज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन टी इंटीग्रेशन के अंदर 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं डबल एंगल में चेंज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 2। ओके, तो इस 2 को बाहर ले लो, तो ई नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। तो ई नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2t, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t अपॉन t का कोएफिशिएंट 2 ओमेगा। अब लिमिट्स डाल दो 0 से t, ठीक है। तो ई नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2t, t डालोगे तो ये t हो जाएगा, यहाँ t डालोगे तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t और अपॉन में आ जाएगा 2 ओमेगा, 0 डालने पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि ओमेगा टी हो जाएगा 2 पाई, तो साइन 4 पाई 0 हो जाएगा, तो बेसिकली ये पूरा टर्म हो गया अगेन 0। यहाँ से ये टी और यहाँ से ये टी कट जाएगा, चलो आगे काट के दिखा दूंगा। तो ये हो गया ई नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2t इंटू टी, तो t से t खत्म, तो पी एवरेज आपका आ गया ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई। तो वही करो, 2 को लिख दो √2 इंटू √2, तो ई नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2 इंटू कॉस फाई। तो ई नॉट बाई √2 हो गया ई आर एम एस, आई नॉट बाई √2 हो गया आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये होता है फॉर्मूला पी एवरेज का। कॉस फाई क्या है? अरे बाबलों, भूल गए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉस फाई को। कॉस फाई क्या है? कॉस फाई है पावर फैक्टर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर बाई जेड। तो कॉस फाई क्या होता है आपका? एवरेज। कॉस फाई होता है आपका पावर फैक्टर, और इस केस में एवरेज पावर क्या आती है? ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। किसके लिए? एलआरसी सर्किट के लिए। इजी, समझ में आ गया? तो हम लोगों ने सभी के लिए एवरेज पावर निकाल लिया, ठीक है, याद रखना है आपको। खैर आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग एक बार शॉर्टकट में सभी को देख के एलसी ऑसिलेशन देख के रेजोनेंट सर्किट्स की बातें करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं एवरेज पावर, ठीक है, देख चुके मतलब। फॉर द केस ऑफ रजिस्टर इट इज़ ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। फॉर द केस ऑफ एल आर सी इट इज़ ई आर एम एस आई आर एम एस cos phi. Cos phi where is the power factor which is formula is R by Z, ठीक है। and for the case of capacitor and inductor it is 0। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग देखते हैं एलसी ऑसिलेशन। छोटा सा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन, उसको इसीलिए देख के हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग रेजोनेंट सर्किट्स की बातें करते हैं, और बस ख़त्म है फिर, ठीक है। चलिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन, ठीक है, देख लेते हैं।
मान लो ये आपका एलसी ऑसिलेशन में एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, दैट्स इट। और एक चोक कॉइल नाम का छोटा सा टॉपिक है। देखो होता क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं जो कि फुल्ली चार्ज होता है। एक कैपेसिटर करते हैं कनेक्ट जिसमें क्यू नॉट मतलब फुल्ली चार्ज होता है वो, ठीक है। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, वो होता है हाफ CV²। और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ BI², हाफ LI², है ना, हाफ LI² होता है। अच्छा, हाफ CV² इक्वल टू हाफ LI²। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इतनी होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इतनी होती है। तो हम इसमें एक इंडक्टर लगा देते हैं जिसमें कोई एनर्जी नहीं होती है शुरू में, क्योंकि एनर्जी डिपेंड्स ऑन करंट, और सर्किट में अगर कोई करंट ही नहीं है तो एनर्जी कैसे होगी। बट कैपेसिटर में एनर्जी हम लोग मतलब कैपेसिटर को चार्ज करके हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो उसमें एनर्जी होती है। उसको लगाने के बाद जब हम सर्किट क्लोज कर देंगे तो कैपेसिटर से चार्ज फ्लो करना शुरू होगा। मान लो चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज के फ्लो करने से क्या होगा कि इंडक्टर में एनर्जी आएगी, क्योंकि चार्ज के फ्लो करने से करंट आएगा, ठीक है। देखो इन दिस केस अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड, मैं लिख के दे देता हूं थ्योरी क्योंकि तुम लोग तो लिखोगे नहीं। एंड ऑन क्लोजिंग सर्किट इट स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, ठीक है। while discharging magnetic energy of inductor increases। इंडक्टर में क्या मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अच्छा, अब जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, यहां से चार्ज जा रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी इंड्यूस हो रही है, आई है, ठीक है। जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो उस केस में सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, करंट इन सर्किट बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है, दैट इज I0। तो उस केस में EL की वैल्यू हो जाएगी हाफ LI0², ठीक है। अब उसके बाद जब ये कैपेसिटर एकदम से डिस्चार्ज हो गया और यहाँ पे करंट की एनर्जी, करंट के कारण मैग्नेटिक एनर्जी इसकी फुल हो गई, तो उसके बाद उल्टा प्रोसेस शुरू होगा, मतलब इस मैग्नेटिक एनर्जी के कारण यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू होगा और उस चार्ज से कैपेसिटर फिर से दोबारा चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होकर फिर से चार्ज होगा। एक खास बात होगी कि जब दोबारा चार्ज होगा तो उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, मतलब अगर पहली बार प्लस माइनस थी तो अब प्लस माइनस हो जाएगी, पहले अगर प्लस माइनस थी तो अब प्लस माइनस हो जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगी पोलैरिटी किसकी, कैपेसिटर की, ठीक है। तो बस यही होता है इसमें, कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में बल्कि एक ऑसिलेशन होने लगा, ऑसिलेशन ही हो गया ना एक तरीके से, डिस्चार्ज चार्ज, डिस्चार्ज चार्ज, डिस्चार्ज चार्ज। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इंडक्टर जीरो हो जा रहा है, क्योंकि कैपेसिटर के अगर पूरे चार्ज स्टोर हो गए इसके पास तो I जीरो हो जाएगा, I जीरो तो EL जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते रहता है, ओके। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, LC ऑसिलेशन, इन दोनों के बीच में गेम चलते रहता है। अच्छा, इसमें एक केस आता है जिसमें EC और EL बराबर हो जाते हैं, मतलब हाफ CV², हाफ LI² के बराबर हो जाता है, तो हाफ हाफ कैंसल। V ना लिख के अब आप E लिखोगे क्योंकि आप बड़े हो गए हो, V की जगह E आएगा, ठीक है। तो CE² इक्वल टू आ जाएगा LI²। यहाँ से आप अगर I निकालना चाहो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा E√C/L, ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो या तो डिराइव कर लेना, समय आने पे कहीं कहीं काम आ जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग एन LC ऑसिलेशन कैलकुलेट द करंट व्हेन कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैरड एंड इंडक्टेंस इज 1 हेनरी एंड EMF इज दिस, तो वहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक देखते हैं अब। चलिए अभी हम लोग देखते हैं रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखो जैसे आप लोग जानते हो कि Z की वैल्यू क्या होती है, Z की वैल्यू होती है √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R², ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इम्पिडेंस को मिनिमम करना है, Z को मिनिमम करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बोलो। फॉर Z बराबर 0, Z टू बी मिनिमम, क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। वी कैन नॉट मेक R बराबर 0, वी कैन नॉट मेक R को मैं 0 कर सकता हूँ ना, नहीं कर सकता हूँ। रेजिस्टेंस का भी 0 हो सकता है क्या, ना, हवा में भी रेजिस्टेंस होता है इवन, है ना।
इनफाइनाइट होता है उसमें तो, सॉरी, कोई मतलब मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस वाली चीज़ ले लो, बट जीरो तो नहीं कर सकते हो। तो Z को मिनिमम करने के लिए मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, क्या? वी कैन मेक XL इक्वल टू XC, ये कर सकता हूँ मैं। XL XC के बराबर होगा तो ये पूरा कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ R, क्योंकि अभी तक क्या XL माइनस XC का भी कोई क्वांटिटी बचा हुआ ही था। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि क्यों ना आप XC को बहुत ज़्यादा कर दो तो नेगेटिव में चला जाएगा। अरे मूर्खों, अगर XC बहुत ज़्यादा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है, नेगेटिव भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि XL को XC का बराबर कर दें, तो उससे ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो Z बराबर सिर्फ R बचेगा, है ना। XL का फॉर्मूला क्या होता है? L ओमेगा। XC का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? 1/LC। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया? 1/√LC। अब ओमेगा हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होता है 2πf इक्वल टू 1/√LC। तो FR इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2π√LC। FR क्या लिख दिया आपने? क्योंकि यही आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे इम्पिडेंस हो जाए मिनिमम, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। ये आपको फॉर्मूला एग्जाम में डिराइव करने को आ सकता है। जैसे रेडियो वगैरह में जो आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट सुना होगा, ठीक है, रेडियो FM, रेड मिर्ची, ऐसा बहुत सारा रेडियो ब्रॉडकास्ट चैनल्स होते हैं, मुझे कुछ खास याद नहीं है, ठीक है। तो वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उनकी, आप लोगों ने सुना होगा, आप जब फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करते हो तो ऑब्वियसली वो आवाज़ थोड़ी बहुत चेंज होती है, हिसिंग साउंड आता है, ठीक है, मतलब आवाज़ में थोड़ा सा बजिंग साउंड आता है, अजीब सा साउंड आता है। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिस पे आपको क्लियर आवाज़ रिसीव होती है। क्यों? यहाँ पे टॉपिक आता है क्वालिटी फैक्टर का। उससे पहले, क्वालिटी फैक्टर पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि आप लोगों का जो फ्रीक्वेंसी और करंट का जो ग्राफ होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो ये आपका ओमेगा है और यहाँ पे आपका I0 है, ठीक है। मान लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहीं यहाँ पर है, ठीक है, और आप तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे क्या कर रहे हो? ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मान लो एक आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, एक आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, एक आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो तीनों की तीनों पीक वैल्यू आ रही है ओमेगा आर पे? नहीं आ रही है वैसे, पर मान लो ओमेगा आर पे आ रही है। और भी फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पे, मान लो एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है ये ओमेगा 1, ठीक है, दूसरी फ्रीक्वेंसी भी है यहाँ पे ओमेगा 2, ठीक है, और मान लो ये कुछ रेडियो की फ्रीक्वेंसीज हो गए, मान लो ये 98.3 हो गया, ये 92.7 हो गया, 106.4 हो गया, ऐसा अलग अलग रेडियो जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये ख़त्म नहीं होता है, ये आगे ऐसा चलता जाता है, ठीक है, ये ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, देखो, क्वालिटी फैक्टर एक टर्म आता है, मतलब कितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है क्वालिटी फैक्टर का? Q इक्वल टू, मतलब Q जो होता है वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैंड विड्थ के। अब बैंड विड्थ क्या होता है? बैंड विड्थ मतलब गैप बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर मैं ये वाला गैप ले लूँ, ठीक है, ओमेगा आर से ओमेगा 2 के गैप को अगर मैं डेल्टा ओमेगा बोलता हूँ और ओमेगा 1 से ओमेगा 2 की बात कर रहा हूँ, तो बैंड विड्थ कितना आ जाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा, क्योंकि डेल्टा ओमेगा ये और डेल्टा ओमेगा ये, तो 2 डेल्टा ओमेगा। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ, तो Q इक्वल टू फॉर्मूला आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप जितना ज़्यादा होगा क्वालिटी उतनी लो होगी, है ना। ओके, तो आप लोग अगर एक चीज़ ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो लास्ट वाला कर्व है इसमें बैंड विड्थ काफ़ी ज़्यादा है लास्ट वाले कर्व में, तो इसकी क्वालिटी लो होगी, ठीक है, पुअर क्वालिटी। आप सबसे ये वाला ग्राफ देखो, इसमें बेस्ट क्वालिटी होगी। बेस्ट क्वालिटी क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसीज के बीच में कोई गैप नहीं है। ये देखो, ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में सिर्फ इतना ही गैप है, तो ये बेस्ट क्वालिटी। इसमें गैप बहुत ज़्यादा है तो वर्स्ट क्वालिटी, पुअर क्वालिटी। और ये जो सेकंड वाला कर्व है इसमें नॉर्मल क्वालिटी आएगी, क्योंकि बैंड गैप है बट न ज़्यादा है ना कम है, तो नॉर्मल क्वालिटी आएगी। तो इस तरीके से क्वालिटी फैक्टर बैंड गैप पे डिपेंड करता है, बैंड विड्थ पे, ठीक है। सो ये हो गई आपकी छोटी मोटी चीज़ें और ये हो गई आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला IMP उतना नहीं है लेकिन ये बहुत 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 IMP है, 3-4 स्टार मार्क, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका रेजोनेंट सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट बेसिकली, ठीक है, जिसमें सीरीज में लगा होता है LRC, ये L, ये C और ये R, ठीक है, सीरीज में लगे हुए हैं तीनों। तो इस केस में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो ये होती है इस तरीके से, ठीक है। तो
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट देखते हैं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के बारे में। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ठीक है, आसान था चैप्टर, पूरा मैथमेटिकल था। जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है उनको बहुत मजा आया होगा। देखो मान लेते हैं ऊपर आपका इंडक्टर और रेजिस्टर है और नीचे आपका एक कैपेसिटर है। एक ही, हाँ एक ही मान लो यार, ज़्यादा क्यों मानना है। ये तुम्हारा कैपेसिटर और ये तुम्हारा सर्किट है, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या, करंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, कुछ करंट जाएगा एल में, कुछ करंट जाएगा सी में, ठीक है। तो जो टोटल करंट होगा वो इक्वल होगा आई एल प्लस आई सी के, ठीक है, ठीक है। तो एल के लिए इक्वेशन क्या आता है, एल के लिए इक्वेशन आता है ई नॉट बाय एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। इसमें क्या आता है ई नॉट आई सी, ई नॉट सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये आता है ना। तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो माइनस यहाँ बाहर ले लो, तो ये आ गया माइनस ई नॉट साइन, ओके कॉस में कन्वर्ट करना है तो माइनस बाहर लिया, तो ये बचा साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, तो ये हो गया कॉस ओमेगा टी और अपॉन एल ओमेगा प्लस ई नॉट सी ओमेगा बाहर ही है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ई नॉट कॉस ओमेगा टी कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर ले लो, तो आई बराबर आ गया ई नॉट कॉस ओमेगा टी बाहर, ब्रैकेट के अंदर बच रहा है -1 अपॉन एल ओमेगा प्लस सी ओमेगा, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, आई को 0 बनाना है। तो अगर मुझे आई को 0 करना है, फॉर आई टू बी 0, क्या करना होगा, मुझे इस क्वांटिटी को 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ई नॉट कॉस ओमेगा टी तो पॉसिबल केस है जिस पे 0 हो जाए, लेकिन अगर इसे 0 कर दे तो ये हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि टी तो चेंज होता रहेगा, बट इसे 0 कर दे तो ये हमेशा 0 हो जाएगा। इसका मतलब -1 अपॉन एल ओमेगा प्लस सी ओमेगा को हम क्या कर दें, 0 कर दें। इसका मतलब सी ओमेगा को हम इक्वल कर दें 1 अपॉन एल ओमेगा के, मतलब ओमेगा स्क्वायर को हम इक्वल कर दें 1 बाई एल सी के, तो मतलब ओमेगा कर दें हम लोग 1 अपॉन रूट एल सी, ओमेगा हम लोग क्या करते हैं 1 अपॉन रूट एल सी, तो 2 पाई एफ आर हम लोग कर दें 1 अपॉन रूट एल सी, तो एफ आर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। ये हो गया आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया ये, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। सेम केस है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लेना जिसमें सीरीज और पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा और आपको शायद जानने मिल जाए। बाकी जो आईएमपी है, जो मेन चीज़ें वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है कुछ छूट गया हो, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ रीड करने, ठीक है। बाकी मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जो देखा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है चोक कॉइल, देख लेते हैं और लेक्चर स्टॉप करते हैं। आइए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि होता है चोक कॉइल। चोक कॉइल बेसिकली एक इंडक्टर होता है जो कि क्या करता है, एनर्जी का लॉस कम करता है, ठीक है। एनर्जी का लॉस क्या करता है, कम करता है एसी सर्किट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा थ्योरी लिखा हुआ है, छोटी मोटी चीज़ें मैं सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ वी यूज अ रेजिस्टेंस टू रिड्यूस द करंट पासिंग थ्रू एन एसी सर्किट, देयर विल बी अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जानते हैं आप सब, H बराबर आई स्क्वायर आर टी के टर्म्स में हीट एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो एक चोक कॉइल क्या करता है, इस इफेक्ट को कम से कम कर देता है। तो एक चोक कॉइल क्या होता है, एक इंडक्टर होता है जो कि रेड्यूस। चोक कॉइल बना किसका होता है, देखो, इट इज मेड अप ऑफ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर अ सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर, ठीक है। आयरन कोर क्या करता है, बेसिकली लॉस को कम करता है, तो इसीलिए आयरन लैमिनेटेड कोर पे हम लोग कॉपर वायर से टाइटली बाउंड करते हैं, ध्यान रखना, लार्ज नंबर ऑफ टन्स के साथ, ठीक है। इससे ये बनता है हम लोगों का चोक कॉइल। तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है करंट को रोकते समय, लेकिन जो रिएक्टेंस होता है वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता करंट को रोकते समय, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चोक कॉइल में एक इंडक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, सिर्फ करंट को रिड्यूस करता है, एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता, हीट एनर्जी प्रोड्यूस। मैं भी परेशान हूँ, आई एम सॉरी, मिल के झेलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की तरह ये एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता, हमने शुरू में ही देखा था आज के लेक्चर के, है ना, ओके। तो इतनी चीज समझी। तो होता क्या है चोक कॉइल में कि इस केस में जो एक्सएल होता है, मतलब जो एल की वैल्यू होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है। इसमें जो एल की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और आर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो पावर का फॉर्मूला क्या आता है, पावर का फॉर्मूला आता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या आ जाता है, आर बाई जेड, है ना। तो पी इक्वल टू क्या आता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, आर बाई जेड, ठीक है। अब जेड की वैल्यू लिखो,
z का फॉर्मूला क्या होता है, z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन इस केस में एक्सी है नहीं तो एक्सी हो गया 0, तो अंदर बचा सिर्फ एक्सएल, एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा एल, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस 5। अब मुझे एक बात बताओ, अगर r बहुत कम है और ओमेगा एल बहुत ज़्यादा है, मतलब r है आपका 0.01 और ओमेगा एल में जो l है वो है 10,000, तो 1/10,000 या 0.01/10,000 कौन जीतेगा? ऑब्वियसली डिनोमिनेटर डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि r बहुत कम है, मतलब न्यूमरेटर बहुत कम है और डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू बहुत कम आ जाएगी। तो इस केस में cos 5 जो है वो बहुत कम आ जाएगा, और अगर cos 5 बहुत कम आ जाएगा तो p भी बहुत कम आ जाएगा। मतलब cos 5 अगर आ गया 0.00001, भले ये बहुत ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन cos 5 अगर इतना कम होगा तो पावर बहुत कम हो जाएगा, और इसके कारण डेसिपेशन मतलब लॉस ऑफ एनर्जी भी बहुत कम हो जाएगा। तो इसके कारण जो लॉस होगा सिर्फ वो हिस्टेरेसिस लॉस होगा। अब हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है आयरन कोर में, आयरन कोर क्यों यूज़ करना चाहिए, सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इस चीज़ को छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर बहुत ही ज़्यादा जिद करते हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना हिस्टेरेसिस लॉस, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ठीक है। कोर लॉस मतलब आयरन लॉस, कोर लॉस मतलब कॉपर लॉस, और हिस्टेरेसिस लॉस मतलब आयरन लॉस। तो आयरन लॉस के कारण ही ये सब होता है। खैर छोड़ो यार वो सब, ठीक है, वो सब छोड़ो, वो सब आप लोगों के बाद का चीज़ें हैं, ठीक है, अभी के लिए आप लोग छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आपका एसी सर्किट्स कंप्लीट हो गया। देखा 2 लेक्चर में पढ़ाया। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे महाराष्ट्र बोर्ड का कोई ऐसा चैनल बता दो आप जिसने 2 लेक्चर में पढ़ाया हो। वैसे मैंने देखा नहीं अभी तक, क्या पता किसी ने पढ़ाया हो, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल लेक्चर आ जाएगा, इसमें मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा, बात खत्म। तो ये तो 3 लेक्चर हो गया ना। मैं अपना चैलेंज वापस लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। चलो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे 14th चैप्टर। बाकी इसका न्यूमेरिकल वगैरह एक्सरसाइज का सेशन वगैरह आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस तो करेंगे ही मिशन 2024 में, टेंशन क्यों लेते हो। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।